इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन कहते हैं आप कोल्ड ट्रीटमेंट को, प्लांट को जो कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको आप क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोटो पीरियडिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट्स की फ्लावरिंग पे लाइट पीरियड का क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी वजह से प्लांट्स में फ्लावरिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड से प्लांट्स की फ्लावरिंग पे फर्क पड़ता है। कुछ प्लांट्स को शॉर्ट टाइम के लिए लाइट पीरियड चाहिए होता है और कुछ प्लांट्स को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लाइट पीरियड चाहिए होता है, जिससे उनकी फ्लावरिंग इफेक्ट होती है। लेकिन वर्नलाइजेशन में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि जो आपके बहुत सारे टाइप के प्लांट होते हैं उनमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्लांट्स पे फोटो पीरियड का इफेक्ट पड़ता है फ्लावरिंग के लिए, वैसे ही टेम्परेचर के इफेक्ट से भी प्लांट्स में फ्लावरिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, तो किस तरीके से कौन से प्लांट्स को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए और क्यों लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं या कौन से ऐसे जीन्स होते हैं जो लो टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेट होते हैं और प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाते हैं, और वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से फ्लावरिंग जल्दी होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम प्लांट को या उसके एम्ब्रियो को या उसके सीड को, मतलब जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उस टिश्यू को आप 2 या 3 वीक का लो टेम्परेचर का एक्सपोजर देते हैं और क्या देखते हैं आप कि उस प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है और टाइम से शुरू हो गई है। ठीक है, तो क्या देते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ जो प्लांट होते हैं आपके, कुछ प्लांट्स को लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करना होता है फ्लावरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जब वार्म सीजन होता है तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो वार्म सीजन में सिर्फ और सिर्फ अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो एक सीजन निकलने पे क्या करते हैं? अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, और जब आप उन्हें लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके बाद ही वो प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि आप अगर जानते होंगे तो हम बाइनल क्रॉप्स की अगर बात करें तो बाइनल क्रॉप्स में क्या होता है? बाइनल क्रॉप्स में ये होता है कि जैसे कैबेज है, तो कैबेज का क्या होता है? कैबेज एक सीजन पूरे, मतलब समर में अगर बोया जाता है तो समर से विंटर को वो क्या करता है? एक विंटर को क्रॉस करता है, समर से विंटर में आता है। अगर हम बाइनल में किसकी बात करें? अगर हम बाइनल में कैबेज की बात कर रहे हैं, बाइनल में कैबेज आता है, कैरेट आता है, पेरिनियल प्लांट्स भी होते हैं, तो उनमें क्या होता है? समर में अगर वो बोए जा रहे हैं तो वो अगले साल विंटर में जाके, है ना, एक साल क्या करते हैं? वो एक साल वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि वो एक सीजन विंटर का भी, मतलब लो टेम्परेचर को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट ईयर जाके उनमें क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे उन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो समर में जाके क्या करते हैं? वो आपके फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसा होता है। तो कुछ जो प्लांट होते हैं, जो आपके बाइनल क्रॉप्स होती हैं, वो क्या करती हैं? लो टेम्परेचर को पहले एक्सपीरियंस करती हैं और अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करती हैं उस फेज में, और जब वो लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर लेती है तब नेक्स्ट सीजन में जाके उनमें क्या होता है? क्रॉप होता है। लेकिन आपको पता है कि आजकल के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही क्रॉप को 2 साल तक ग्रो करवाएं। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप कम टाइम में क्रॉप ले सकें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप पहले ही सीड को या एम्ब्रियो को लो टेम्परेचर से ट्रीट कर देते हैं, जिससे कि वो टाइमली, मतलब एक ही सीजन में, स्प्रिंग में या ऑटम में, जिस भी सीजन में आप उसको ग्रो करवा रहे हैं उसी सीजन में वो फ्लावरिंग करके आपको फ्रूट दे सके। ठीक है, तो बेसिकली आप लो टेम्परेचर देके टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं। जो प्लांट को एक पूरा सीजन लगता है ना उस लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करने में, आप उस टाइम पीरियड को कम करके कम टाइम पीरियड में प्लांट से फ्लावरिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके 1-2 ऑप्शंस और भी आ गए हैं, जैसे कुछ ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन है। अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो वो भी वर्नलाइजेशन का काम करता है, मतलब वो भी कोल्ड ट्रीटमेंट का काम कर देता है। मतलब इसका अगर आप ऑल्टरनेटिव मांगते हैं तो वो आपका जिब्रेलिक एसिड काम कर देता है। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन आप समझ गए होंगे। अब कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो रिसीव करता है इस कोल्ड ट्रीटमेंट को? तो अगर आप साइट की बात करें तो साइट क्या होती है? साइट होती है एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट
मेरिस्टेम, या तो आप मान सकते हैं कि किसी भी पोर्शन की, जैसे एम्ब्रियो सीड की मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कौन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इस कोल्ड ट्रीटमेंट को क्या करती है, रिसीव करती है, परसीव करती है, इस कोल्ड परसेप्शन को लेती है, जिसकी वजह से उनमें क्या, उनमें एक वर्नलिन नाम का, क्या, वर्नलिन हार्मोन का एक्टिवेशन होता है। वर्नलिन हार्मोन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से, जब आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, या तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जिब्रेलिक एसिड से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, चाहे वो एम्ब्रियो की है, चाहे वो सीड की है, चाहे वो शूट की है, वो उस कोल्ड ट्रीटमेंट को रिसीव करती हैं और वर्नलिन नाम के हार्मोन का को एक्टिव करती हैं। एक्चुअली वर्नलिन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, क्योंकि इसको अब तक आइसोलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो वर्नलिन हार्मोन का एक्टिवेशन होता है, जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब वर्नलिन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, इसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा आप मानते हैं कि वर्नलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, जिसके एक्टिवेशन से फ्लावरिंग होती है। ठीक है, लेकिन आपका एक प्लांट है जिसमें इस वर्नलाइजेशन की प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, वो कौन सा प्लांट है, वो प्लांट होता है आपका अरेबिडोप्सिस थैलियाना। मैं उसके बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्नलाइजेशन के लिए, किस में स्टडी किया गया है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना में। ठीक है, उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, फ्लोरल इंडक्शन के बारे में, कि कैसे इस कोल्ड ट्रीटमेंट से आपके जीन्स अफेक्ट होते हैं, जीन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं प्लांट की फ्लावरिंग में। ठीक है, तो ये स्टडी किया गया था किसमें, अरेबिडोप्सिस थैलियाना में इसको स्टडी किया गया था, और देखा गया था हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना में जो जीन्स पाए जाते हैं वो होते हैं FLC। ठीक है, ये जो FLC जीन होता है, ये FLC जीन जो होता है, ये आपका इसे कहते हैं फ्लोवर लोकस सी। क्या होता है ये, फ्लोवर लोकस सी, फुल फॉर्म क्या है, फ्लोवर लोकस सी। और ये क्या होता है, ये सप्रेसर होता है। क्या होता है, ये सप्रेसर होता है, जो फ्लावरिंग नहीं होने देता। अगर ये एक्टिव है तो ये फ्लावरिंग नहीं होने देगा। ठीक है, अगर ये एक्टिव होता है, अगर ये एक्टिव होगा तो नो फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरे इसके अलावा जो फ्लावरिंग जीन है, जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन, वो कौन कौन से होते हैं, फ्लावरिंग जीन होते हैं आपके 3, जो अगर एक्टिव होंगे तो फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो होता है FD, यानी कि फ्लोवर लोकस डी जीन। क्या कहते हैं आप इसको, फ्लोवर लोकस डी जीन। SOC1 यानी कि सप्रेशर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन कांस्टेंट 1 जीन, और एक होता है आपका FT जीन, जिसे आप कहते हैं फ्लोवर फ्लोवर लोकस टी जीन। ये तीनों जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फ्लोवरिंग करवाने के लिए। अगर ये तीनों जीन एक्टिव हैं तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो जीन्स होते हैं वो होते हैं VRN1 एंड VIN3। ये अगर एक्टिव होंगे तभी आपके ये फ्लावरिंग जीन एक्टिव होते हैं। तो अगर ये VRN1 और VIN3 एक्टिव होंगे तो वो किसको एक्टिव करेंगे, इन फ्लावरिंग जीन्स को एक्टिव करेंगे, और ये फ्लावरिंग जीन अगर एक्टिव होंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे
होगा तो आपका जो FLC जीन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो FLC जीन होता है वो क्या होता है, फ्लोवरिंग का सप्रेशर होता है। अगर ये एक्टिव हुआ तो फ्लोवरिंग नहीं होगी। ठीक है, हम दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं। अगर वर्नलाइजेशन नहीं हुआ, पहले हम वो कंडीशन देखते हैं जब वर्नलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर वर्नलाइजेशन नहीं दिया, अगर आपने कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो आपका जो फ्लावर सप्रेशर जीन है यानी कि FLC वो एक्टिव रहेगा। अगर वो एक्टिव रहेगा तो उसके एक्टिव रहने से क्या होगा, जो आपका VRN1 एंड VIN3 जीन है यानी कि वर्नलाइजेशन 1 और वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3, ये क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव रहेगा। ये क्या रहेगा, आपका इनएक्टिव रहेगा। यानी कि अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो ये इनहिबिट कर देता है किसको, ये इनहिबिट कर देता है बाकी तीनों जीन को। क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। कौन कौन से जीन का, FD जीन का, FT जीन का और SOC1 जीन का इनहिबिशन हो जाएगा। वो क्या रहेंगे, आपके इनहिबिट रहेंगे। और अगर ये इनहिबिट रहेंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, नो फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो जीन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। और अगर ये इनएक्टिव होंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और ये इनएक्टिव कब होंगे, जब आप वर्नलाइजेशन यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट उस प्लांट को नहीं देंगे तब। ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं। जब हमने वर्नलाइजेशन करवा दिया तो उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि वर्नलाइजेशन आपने करवा दिया है तो जो जीन फ्लावरिंग को सप्रेस कर रहा है वो इनएक्टिव हो जाता है। जब वो इनएक्टिव हो जाता है तो आपकी जो फ्लावरिंग करवाने वाले जीन है यानी कि VRN1 एंड VIN3 जीन क्या हो जाते हैं, आपके एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो एक्टिवेट कर देते हैं किसको, वो एक्टिवेट कर देते हैं बाकी तीनों जीन को, FD जीन को, FT जीन को और SOC1 जीन को। और जब ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं तो प्लांट में क्या होने लगती है, आपकी फ्लावरिंग होने लगती है। तो इस तरीके से वर्नलाइजेशन की वजह से, कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से जीन्स रिस्पॉन्स करते हैं और प्लांट फ्लावर करता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो जिसमें आपने वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ा। और हमने इससे लास्ट वीडियो में फोटो पीरियडिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि फोटो पीरियड कैसे